Bismillah Rahman Rahim. Once again, welcome you all in today's class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे and wishing you all for the best day ahead. अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एनाटॉमी का, एनाटॉमी की डेफिनेशन, एनाटॉमी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और इसके अलावा एनाटॉमी के चंद एक ब्रांचेस और इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, एनाटॉमी के बारे में कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। जिस तरह हमने फार्मेसी के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसका एक हमने टाइमलाइन पढ़ा था, बीसी से लेके एडी तक जो ड्यूरेशन था, उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट गुजरे थे, मुख्तलिफ एरा में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, मुख्तलिफ रीजन्स के जो फार्मासिस्ट थे या फिजिशियंस थे, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ, क्योंकि जब भी आप एक डिसिप्लिन पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपके पास थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंट है वो और भी बढ़े कि आप लोगों को जो चीज़ फिनिश फॉर्म में मिली है उस पर भी चंद एक लोगों ने काम किया हुआ है हिस्ट्री में, तभी आपके पास एक फाइनल फॉर्म में एक चीज़ आ गई है। अच्छा, देखिए, इजिप्शियंस के बारे में हमने पढ़ा था कि 1600 से लेके 2900 तक उन्होंने एक फिनोमिनल अचीवमेंट्स किए फार्मेसी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल साइंसेस की फील्ड में। इस तरह उन्होंने एनाटॉमी पे भी बहुत काम किया 1600 बीसी में। तो फर्स्ट जो था ह्यूमन बॉडी को जिन्होंने स्टडी किया, ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को, मुख्तलिफ टेंजिबल इंटेंजिबल ऑर्गन्स के बारे में जिन्होंने पढ़ा, वो इजिप्शियंस ही थे। अच्छा, इजिप्शियंस के बाद मैंने आप लोगों को एक ग्रीक साइंटिस्ट, फिलोसफर, मेडिसिन डॉक्टर हिप्पोक्रेट के बारे में बताया था। तो फिर हिप्पोक्रेट्स ने जो है बेहतरीन काम किया एनाटॉमी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, और हिप्पोक्रेट्स को जैसा कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, और हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस तरह एक फादर ऑफ फार्मेसी था, हर एक सब्जेक्ट का एक फादर होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक फाउंडर होता है। तो हिप्पोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाए जाते हैं और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहलाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और डॉक्टर था हेरोफिलस जिसका नाम था। तो हेरोफिलस जो है एक ग्रीक डॉक्टर था, वो भी जिन्होंने ज़्यादातर काम किया इजिप्ट में, और फर्स्ट टाइम उन्होंने डाइसेक्शन की, जिन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, और उनका नाम है हेरोफिलस। अच्छा, हेरोफिलस ने जो है फर्स्ट टाइम डाइसेक्शन की। डाइसेक्शन मींस कटिंग ऑफ समथिंग, एक चीज, किसी चीज को कट करना ताकि आप अंदर के स्ट्रक्चर को देख सके। अच्छा, जो एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, जो एनाटॉमी हम देखते हैं, जिस तरह हम देखते हैं हमारे पास लैब्स में मुख्तलिफ़ किस्म के 3D मॉडल्स होते हैं, हमारे पास वीडियोज़ अवेलेबल से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हमारे पास मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल है जो हम एनाटॉमी में देखना चाहते हैं। पुराने ज़माने में ये था, पास्ट में ये था कि इन लोगों के पास ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी तो नहीं थी उस टाइम, तो ये लोग बॉडी को डाइसेक्ट करते थे। ये लोग डाइसेक्शंस करते थे और डाइसेक्शन करके हर एक ऑर्गन के, हर एक सिस्टम के जो भी उन्हें रिक्वायर्ड था, जो वो पढ़ रहे थे उस टाइम, तो वो डाइसेक्शन करके उन चीज़ों को देखते थे और वहाँ से इल्म हासिल करके फिर उसको रिटन फॉर्म में लेके आते थे। लेकिन आजकल तो आप देखते हैं आपको किसी भी मतलब इंटरनल ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर किसी भी इंटरनल ऑर्गन को देखना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपोज्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, एक्सरेस करते हैं या एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या आप ये सेट स्कैन वगैरह करते हैं, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो उसमें से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स का पता चल जाता है।
तो एनाटॉमी के बारे में ये था कि इजिप्शियंस ने काम किया 1600 बीसी में, फिर हिप्पोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन है, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी है, उन्होंने काम किया। फिर हेरोफेलिस ने काम किया और उसने फर्स्ट डाइसेक्शन की, फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है उन्हें। और एक लेडी थी एलेक्जेंड्रिया, तो एलेक्जेंड्रिया ने 300 बीसी में बेहतरीन काम किया इस फील्ड में, जिन्होंने बहुत सारे डाइसेक्शंस की, बहुत सारे जो फैक्ट्स थे बॉडी के बारे में वो रिवील किए। अच्छा, फिर इसी 300 बीसी में तकरीबन एक एनाटॉमी स्कूल को एलेक्जेंड्रिया, जो कि आजकल का इजिप्ट कहलाता है, तो इजिप्ट में एक स्कूल को इस्टेब्लिश किया और प्रॉपरली जो डाइसेक्शन वगैरह से जो उनके पास स्टडीज़ आई थी, उन स्टडीज़ को प्रीच करना या पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। अच्छा, इज़ यूजुअल मैं आपको हमेशा बताता चलूँ कि ये जब भी आप क्लास में आते हैं, तो जिस तरह फ़िज़िकल क्लास में आप नोटबुक लेके आते हैं, पेन लेके आते हैं, इस तरह आप लोग यही जो ट्रेंड है ये आप ऑनलाइन क्लासेस में भी मेंटेन रखें, ताकि जो ऐसे पॉइंट हो आपको ज़रूरी लगे वो आप लोग नोट करते चले जाएँ। अच्छा, व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी ग्रीक एनाटोम वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है डायसेक्शन। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड एनाटोम से निकला है और इसका मतलब है डायसेक्शन। अच्छा, डायसेक्शन का मतलब है कट कट करना, पीसेस में कट करना, ताकि आप लोग जांच पड़ताल कर सके अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। अच्छा, दो सब्जेक्ट्स है, एक एनाटॉमी है, एक फिजियोलॉजी है। तो देखिए इसमें डिफरेंस ये कि ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट तो खैर वैसी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं अपने एक दूसरे के साथ। देखिए एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनाटॉमी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स और उसके पार्ट्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी में हम ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो पार्ट्स है, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक फाइन डिफरेंस है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ नेचर साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नेचर साइंसेस का या बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल साइंसेस का एक ब्रांच है, तो जिसमें से आप लोग स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। अच्छा, anatomy is the study of structures of living things. So it's the branch of science that describes what body parts like your fingers, mouth, nose, heart, lungs look like. देखिए, एनाटॉमी के बारे में वही बात की, स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ना होता है, जिस तरह हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको विजिबल है या बाहर से विजिबल है, या अगर आप डाइसेक्ट करते हैं जो आपको अंदर से विजिबल है, जो स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गन्स, जो पार्ट्स आपको विजिबल है, इन चीज़ों की पढ़ाई के बारे में इसको कहते हैं एनाटॉमी। अच्छा, द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड मीन्स टू कट टॉमी। अच्छा, एनाटॉमी तो इसका मतलब है कट अपार्ट। तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डिसेक्शन या कट अपार्ट। अच्छा, the parts of your body work together and perform jobs that help you live in your life. अच्छा, the structure of a body part helps to determine what it can do for you. For example, your heart is a strong muscle which makes it great at pumping blood through the miles of blood vessels in your body. तो देखिए ये जितने भी आपके पार्ट्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है या ऑर्गन सिस्टम है, तो ये सब चीज़ें एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इनमें आपके पास एक प्रोसेस आ जाता है, जिस तरह ये इधर एग्जांपल दिया गया है हार्ट का, तो हार्ट आपके पास एक ऑर्गन है, हार्ट के अपने टिश्यूज है, अपने मसल्स है उसके, तो वो सब जब कंबाइन काम करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करती है, खून गर्दिश करती है। अच्छा, तो अभी ये थे कुछ डिफिनेशंस एनाटॉमी के। तो हम पढ़ते क्यों है एनाटॉमी, बाय द वे, कि मतलब पर्पस क्या है इसको पढ़ने का? हम फिजियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हम पार्ट्स के फंक्शंस तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, क्या अमर आ गई इसकी कि हमें एनाटॉमी को पढ़ना चाहिए? और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ये है कि देखिए एनाटॉमी में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में।
जब तक आपको एक ऑर्गन का एक पार्ट का लोकेशन नहीं पता, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, उसका कंपोजिशन नहीं पता, तो तब तक आप लोग उसके फंक्शन को सही तरह से नहीं समझ सकते। जब तक आप लोग इसके फंक्शन को नहीं समझ सकते, तब तक आप लोग फार्माकोलॉजी को नहीं समझ सकते कि कौन सा ऑर्गन किस पार्ट पर कैसे काम करता है। तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए हैं। देखिए, हम एम्ब्रियोलॉजी आप लोग जानते हैं, जहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जब एक जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में वो ओवम या एग के साथ पैचअप कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, वो एक डिप्लॉयड सेल बना देता है, वो एक जाइगोट बना देता है और एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट बना लेता है वो। तो उसके फिर अपने स्टेजेस है, जिस तरह एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, एक फीटस डेवलप होता है। तो ये जो सब स्ट्रक्चर्स वगैरह है, ये हम पढ़ते हैं थ्रू एनाटॉमी। और इनके जो फंक्शंस है हर एक फीटस का या हर एक पार्ट का, वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो इसलिए एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फीटस के स्टेजेस नहीं पता, अगर हर एक स्टेज का जो स्ट्रक्चर है, कौन सा फीटस का कौन सा स्ट्रक्चर है हर एक स्टेज में, या फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कौन सा ऑर्गन की फॉर्मेशन किस स्टेज में होती है, तो ये सब अगर एनाटॉमी ना होती तो ये सब इंफॉर्मेशन भी साइंस के पास अभी तक ना होता। अच्छा, इसके अलावा आप लोग देखें कि हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई 200 टाइप्स के सेल्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं। 200 टाइप्स के सेल्स डिस्कवर्ड हुए हैं। और हमारी बॉडी में जो तादाद है उन सेल की, जो डिस्कवर्ड सेल्स की तादाद है, वो है तकरीबन 37.2 ट्रिलियन। 37.2 ट्रिलियन मतलब कोई 37 खरब के करीब है। और इसके अलावा हम अगर देख ले बोन्स की तादाद 206 से लेके 208 तक हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं, उन्हें स्टडी करना। और ये अच्छा, ऑन एवरेज ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, सबको मिला के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो उसका लेंथ होता है तकरीबन 10,000 माइल्स। 10,000 माइल्स उसका लेंथ होता है। तो अच्छा, तो ये बोन्स को पढ़ना, मसल्स को पढ़ना, ब्लड वेसल्स को पढ़ना, या मुख्तलिफ किस्म के जो 200 टाइप्स के सेल्स है, 37 ट्रिलियन तादाद के सेल्स है, इन सब को पढ़ना, ये सब बेस्ड है एनाटॉमी पे। तो अगर एनाटॉमी ना होती तो हमें इन चीज़ों के बारे में आज तक पता ना चलता। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। इसके वैसे तो बहुत ब्रांचेस है, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो इसके माइनर ब्रांचेस है, लेकिन अभी दो मेजर ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ते हैं जिस पर एनाटॉमी बेस्ड करती है। फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। देखिए, ग्रॉस आप नाम को देख ले, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है तो उन टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग्स छुपी हुए हैं उसी के नाम में। अच्छा, ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस मीन्स लार्ज। तो ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस स्टैंड्स फॉर लार्ज। तो मतलब ये कि लार्ज एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। लार्ज एनाटॉमी का क्या मतलब, जो मोटे मोटे ऑर्गन्स है जो हमें दिखते हैं नेकेड आई से, जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में। Gross anatomy deals with the structures of the body that are visible to the naked eye. In the case of circulatory system, the heart, blood vessels, blood lymphatic vessels, lymph function together to deliver materials, oxygen, nutrients, waste throughout the body. अच्छा, तो ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में हम मेजर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोटे मोटे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो उसमें से हार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जो हमें नेकेड आई से नज़र आता है। तो उसके अलावा ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, एक्सेट्रा, ये सब कंबाइन काम करते, तो हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, सर्कुलेटरी फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में। इस तरह आप लोग यूरिनरी सिस्टम में देख ले, जहाँ पर किडनी इन्वॉल्व है, जहाँ पर यूरेटर इन्वॉल्व है, यूरिथ्रा है, ब्लड ब्लैडर है, एटसेट्रा। तो ये सब जो है नेकेड आई से विजिबल चीज़ें हैं, विजिबल ऑर्गन्स है, विजिबल पार्ट्स है। तो इसलिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं इन द क्लास ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। अच्छा, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। Histology is also known as microscopic anatomy or microanatomy.
It is the branch of biology which studies the microscopic anatomy of biological tissues. Histology is a routine lab technique used to evaluate morphology and structure of cells, tissues and organs under the microscope. देखिए ग्रॉस एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के बारे में और जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो उनके विजिबल पार्ट्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी में इनविजिबल पार्ट्स को अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं हार्ट हो गया हार्ट के मसल्स हो गए हार्ट के टिश्यूज हार्ट के सेल्स किस तरह किडनी इस तरह लंग्स जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको अगर आप डाइसेक्ट करके या एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो इस स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी और ये एनाटॉमी का सेकंड ब्रांच है एक हो गया ग्रॉस एनाटॉमी दूसरा हो गया हिस्टोलॉजी ग्रॉस एनाटॉमी में हम लार्ज स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और हिस्टोलॉजी में हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू अच्छा अभी है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी Human body is a single structure and it is made up of billions of smaller structures of four major kinds: cells, tissues, organs and system. Human body में अरबों खरबों की तादाद में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है स्ट्रक्चर्स है और जिस तरह आप लोग देखते हैं हर एक प्लेटफॉर्म का हर एक फील्ड का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह हमारे बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये है कि सेल्स है उसके बाद टिश्यूज आ जाते हैं थर्ड टाइम में फिर ऑर्गन्स आ जाते हैं फोर्थ में फिर सिस्टम्स आ जाते हैं और फिफ्थ में फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है पूरा एक जानदार चीज़ आ जाता है जिस तरह ह्यूमन बॉडी है या जर्म्स है या प्लांट सेल्स है अच्छा 10 मेजर सिस्टम इंक्लूड द स्केलेटल अच्छा बॉडी के 10 मेजर सिस्टम्स है जिनके नेम्स ये है स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन कार्डियोवास्कुलर लिम्फेटिक रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे और इन्हीं सिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स को कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे इन्हीं जो सिस्टम्स है इनके फंक्शंस हम फिर फिजियोलॉजी में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे अच्छा ह्यूमन लाइफ प्रोसेस इंक्लूड ह्यूमन लाइफ एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड है जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है उसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिवनेस मूवमेंट रिप्रोडक्शन ग्रोथ डिफरेंशिएशन respiration, digestion, and excretion. All these processes work together in fine-tuned balance for the well-being of the individual and mental life. तो ये था कि ह्यूमन लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है वो आपके सामने है और इन प्रोसेस के बारे में हम चंद एक इसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी में और फिर हम और अब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में Life depends on certain physical factors from the environment which include water, oxygen, nutrients, heat and pressure. अच्छा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदगी गुजारने के लिए या लाइफ गुजारने के लिए इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है तो इकोसिस्टम में क्या इंक्लूडेड है वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हीट एंड प्रेशर अच्छा हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है तो फर्स्ट जो है सेल है अच्छा सेलुलर लेवल या सेल की बात जब हम करते हैं तो सेल आप सबको पता है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी तो हमारा जो जिस्म है वो बना हुआ है सेल से सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक यूनिट है एनाटॉमी स्टार्ट्स एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल विद सेल्स व्हिच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा सेल्स जो है वो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे बल्कि आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ये कौन सी ब्रांच में डिजिग्नेट करते हैं आपकी हिस्टोलॉजी में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 37.2 ट्रिलियन डिस्कर्ड सेल्स है अभी तक हमारी बॉडी में and they vary in size and shape depending on the work they do. अच्छा इन सब के 37 ट्रिलियन सेल्स जो है ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिसको इन सेल्स को मुख्तलिफ शेप्स में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ साइज़ में बनाया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन If you examine a sample of any human tissue under a microscope, you see cells, possibly millions of them. अगर आप कहीं पर भी एक ह्यूमन टिश्यू को एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो आपको मिलियंस ऑफ सेल्स उसमें नजर आएंगे अच्छा जब हम प्रैक्टिकल सेशन लेंगे प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास लैब में स्लाइड्स है जो कि आप लोग अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते तो ये जो सेलुलर लेवल वाला कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा आपकी हिस्टोलॉजी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी इन सेल्स को स्ट्रेटेड मसल्स को कार्डियक मसल्स को मुख्तलिफ किस्म की स्मूथ मसल्स को
आप लोग जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आप लोग का जो कंसेप्ट है वो और भी कॉन्क्रीट हो जाएगा। अच्छा, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जर्म्स है, या या ह्यूमंस है, इस तरह प्लांट्स जो है वो सब सेल्स से बने हुए हैं। The work of the body actually occurs in the cells. For example, your whole heart beats to push blood around your body because of what happens inside the cells that create its walls. अच्छा, हमारा एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेजर जो ऑर्गन है वो हार्ट है। अच्छा, हार्ट ब्लड को पंप करता है, आपके बॉडी तक पहुंचाता है, मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये कैसे अपना फंक्शन करता है? असल में इसका जो कंबाइंड फंक्शन है वो सेल्स का फंक्शन है। जब सेल्स फंक्शन करते हैं तो हार्ट फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, your nerve cells have long extensions that they use to carry messages between your body and your brain. अभी आप लोग देख ले, आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लेकिन आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अभी तक एक्टिवेट है। आप लोग चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेटेड है, वो मैसेज लेके जाता है, आपको फीडबैक मैसेज लेके आता है, रिस्पॉन्स लेके आता है, तो आप लोग उस चीज़ को मेमोराइज करते हैं, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व है? नर्व सेल्स इन्वॉल्व है इसमें। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह है स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सिक सेल्स, पेंक्रियाटिक सेल्स एंड कैंसर सेल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस एनाटॉमी के सब्जेक्ट में हम इन सेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक साथ अपना काम करते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं, वो टिश्यू बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कौन से सेल्स हैं? अच्छा, सेम सेल्स जब कंबाइन होते हैं, ये नहीं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं वो टिश्यू बनाते, नहीं, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं, जिन्हें जो कि एक प्रॉपर एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, और इसको कहते हैं टिश्यू या टिश्यू लेवल। अच्छा, ये सेकंड लेवल है, सेकंड टायर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर इंस्टेंस, मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स दैट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू क्रिएट अ मूवमेंट। अच्छा, अभी आप लोग देखते हैं हम जब मसल्स मूव करते हैं तो ये मसल्स मूव किस वजह से है? मसल्स टिश्यूज की वजह से, मसल स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो वही मसल टिश्यूज किस चीज से बने हैं? मसल सेल्स से। तो यहाँ पर सेम मसल सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो ये एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Tissues are divided into four categories. Tissues की four different categories है। Connective tissue serves to support body parts and bind them together. Tissues as different as bone and blood are classified as connective tissue. अच्छा, टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज है। अच्छा, मुख्तलिफ टिश्यूज जो है बॉडी में सेम सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, और इस तरह डिफरेंट टाइप्स के सेम सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज बना लेते हैं। तो अब इन उन टिश्यूज को कंबाइन करना, मुख्तलिफ सेल्स के बने हुए टिश्यूज को कंबाइन करना और उसके फंक्शन को लिंक करना, ये काम है कनेक्टिव टिश्यूज का। आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल है बोन का, बोन स्ट्रक्चर का, या आपके एग्जांपल है ब्लड का। ब्लड में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मुख्तलिफ सेल्स को कंबाइन करते हैं और एक प्रॉपर ब्लड के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Epithelial tissues, epithelium functions to line and cover organs as well as carry out absorption and secretion. The outer layer of the skin is made up of epithelial cells. अच्छा, सेकंड टाइप जो है वो है एपिथेलियल सेल। ये जो आप एक्सटर्नल स्किन स्ट्रक्चर देते हैं, पूरी बॉडी का स्किन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये बना हुआ है एपिथेलियल सेल से और इसको कहा जाता है एपिथेलियम। अच्छा, ये हम डिटेल में फिर स्किन के चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप है मसल्स टिश्यू। जितनी भी मसल्स है वो मसल्स वो मसल सेल्स से बने हुए जो कि मसल टिश्यू को बनाते हैं और फिर एक मसल परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मसल टिश्यू फाउंड इन द मसल्स व्हिच allow your body parts to move in the walls of hollow organs such as intestine and blood vessels to help move their contents along, and in the heart to move blood along via the
एक्ट्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, तो मुख्तलिफ सेल्स कंबाइन होके एक मसल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इसी मसल्स फंक्शन में इंक्लूडेड है इसकी मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अच्छा, फोर्थ जो टाइप है वो है नर्वस टिश्यू, जो कि नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, और नर्वस टिश्यूज को बनाते हैं नर्व सेल, जो कि आपके मैसेजिंग के सिस्टम को, आपके नेटवर्किंग के सिस्टम को बरकरार रखते हैं, आपके बॉडी में इसको इनेबल रखते हैं। ब्रेन टिश्यू इज नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन में जो टिश्यूज है वो है नर्व टिश्यूज, और ये सब बना लेते हैं कंबाइनली नर्वस सिस्टम। ये आप देख ले डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज जो है बॉडी की, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल्स जो आपके स्मूथ ऑर्गन्स के, विसरा के जो मसल्स है उन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल जो आपके हार्ट मसल्स है, और नर्वस टिश्यूज जो आपके नर्वस सिस्टम के टिश्यूज है। अच्छा, थर्ड लेवल है, थर्ड टायर है ऑर्गन लेवल। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, दे वर्क टुगेदर। अच्छा, मुख्तलिफ टिश्यूज जब कंबाइन हो जाते तो वो ऑर्गन लेवल बना देते हैं। जब सेल्स कंबाइन हो जाते तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन हो जाते तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। अच्छा, एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज enabled टू परफॉर्म a specialized फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज कंबाइन होते तो वो एक ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल आप देख ले, द स्टमक इज एन ऑर्गन दैट हैज द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड। अच्छा, तो जो स्टमक है वो एग्जाम्पल है ऑर्गन का। जो हार्ट है वो एग्जाम्पल है ऑर्गन का। लंग्स है, इस तरह किडनी से, इस तरह जितनी भी और ऑर्गन्स है वो सब इसी ऑर्गन के लेवल में आते हैं, टाइप 3 में, लेवल 3 में आते हैं। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं। अच्छा, a special type of muscle tissue called smooth muscle is found in your heart and blood vessels. This smooth muscle is lined with another type of tissue called epithelial tissue, which provides an ideal surface for blood to pass through. तो ये हुआ आपका ऑर्गन का लेवल, जहाँ पर मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन को बनाती है। ये ऑर्गन्स है डिफरेंट बॉडी के, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, ब्लैडर, लंग्स, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। अच्छा, यही ऑर्गन्स जो हमने पढ़े ये जब कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते तो उस वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द ह्यूमन बॉडी इनटू ऑर्गन सिस्टम्स, group of organs that work together to meet a major physiological need. For example, the digestive system is one of the organ systems responsible for obtaining energy from the environment. अच्छा, तो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। जिससे आप लोग अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को देख ले तो उसमें क्या इंक्लूडेड है? लंग्स इंक्लूडेड है, हार्ट इंक्लूडेड है, और ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड है, एटसेट्रा। तो ये सब कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और उस सिस्टम का क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह मस्कुलर सिस्टम में आप देख ले, मसल्स इन्वॉल्व है। नर्वस सिस्टम में आप देख ले, आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, आपके ऑर्गन, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन सेल्स इन्वॉल्व है। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये चंद एक एग्जाम्पल्स थे आपके ऑर्गन सिस्टम के। अच्छा, ये जब ये पूरे जितनी भी ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़े, ये जब कंबाइन होकर फंक्शन करते हैं तो एक जानदार जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आप सब जो है, ये एक फंक्शन है ऑर्गेनिज्म लेवल का, लेवल 5, टाइप 5 का फंक्शन है ये। अच्छा, द रियल यू अपने आप को देख ले, आप एक लिविंग एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म लेवल का। मुख्तलिफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होके जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वो है ऑर्गन। जी खलीलुल्लाह, नोटेड। अच्छा, as you study organ systems, organ tissues and cells, you are always looking at how they support you on the organism level. तो ये हो गए आपके ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इस तरह हमारे किस किस स्टेजेस से पास होके हमारी बॉडी बनती है, हमारे बॉडी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी। अच्छा, ये बात याद रखें आप लोग एनाटॉमी तब तक नहीं समझ सकते, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट नहीं कर सकते जब तक आपको टर्मिनोलॉजीज ना आती हो। तो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिवाइज करता चलूँ, रिपीट करता चलूँ कि अपने पास पेन रख लें, अपने पास नोटबुक रख लें। टर्मिनोलॉजी को अगर आप लोगों ने, मैं जब एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखने हैं तो नोट करें,
ताकि अगर आप दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं फिर कभी देखते हैं तो आप लोग भूल ना जाए चीज़ों को। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। चलें देखते हैं टर्मिनोलॉजीज को। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज की डिफरेंट क्लासेस है। जो उसका फर्स्ट क्लास है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी। जिस तरह नाम से वाज़ेह है, डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी मतलब डायरेक्शन क्या होता है, सामने पीछे साइड्स पे, तो ये सब डायरेक्शंस है। तो ये जो हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे ये डायरेक्शंस के बेस्ड पे होगी। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट है सुपीरियर। अच्छा, जो सुपीरियर वर्ड है आप लोग आम इस्तिलाह में भी इस वर्ड को इस्तेमाल कर, सुपीरियर किस चीज़ को कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। तो सुपीरियर का जो अल्टरनेट नेम है वो है क्रेनियल। तो जहाँ पर क्रेनियल या सुपीरियर टर्मिनोलॉजी आ जाए तो उसका मतलब है ऊपर वाला पार्ट। अच्छा, टुवर्ड द हेड एंड ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर आप ये भी ना याद रख सके कि सुपीरियर या क्रेनियल कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, तो ये याद रखें कि जो आपके हेड की तरफ है, जो आपके हेड की तरफ है वो है सुपीरियर। अपर द हैंड इज पार्ट ऑफ द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। आपका जो हेड रीजन है, आपका जो फेस रीजन है, आपके जो हैंड्स वगैरह हैं, आपके शोल्डर्स है, नेक है, एक्सेट्रा, तो ये सब आपके आते हैं सुपीरियर के पार्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये इधर लिखा हुआ है सुपीरियर। ये जो ऊपर की तरफ है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं सुपीरियर। अच्छा, इंफीरियर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा इसको कहते हैं इंफीरियर। अवे फ्रॉम द हेड। अच्छा, हेड से जब आप दूर चले जाते हैं तो दूर किस तरह होता है, जिस तरह आप नीचे आते हैं बॉडी के, तो ये है आपका इंफीरियर पार्ट और ये ऊपर है आपका सुपीरियर पार्ट। सुपीरियर का अल्टरनेट नेम है क्रेनियल या इंफीरियर का अल्टरनेट नेम है कॉर्डल पार्ट। तो कहीं पर आ जाए क्रेनियल या कहीं पर आ जाए कॉर्डल तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए दैट क्रेनियल इज अल्टरनेट नेम ऑफ सुपीरियर व्हाइल कॉर्डल इज अल्टरनेट नेम ऑफ इंफीरियर। अच्छा, डायरेक्शन टर्मिनोलॉजी में सेकंड कंसेप्ट है इंटीरियर का और पोस्टीरियर का। अच्छा, ये आप लोग नाम से आपको वाज़ेह है कि इंटीरियर किस चीज़ को कहते हैं, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो ऑर्गन्स है उन्हें कहते हैं इंटीरियर। और इसी इंटीरियर का जो अल्टरनेट नेम है वो है विंट्रल। विंट्रल मतलब जो इनसाइड ऑर्गन्स है। अच्छा, फ्रंट फॉर एग्जांपल द नी कैप इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द लेग। अच्छा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो मेरा हाथ है ये स्किन है, ठीक है। यहाँ पर बोन्स है अंदर की तरफ बोन्स है, अंदर की तरफ मसल्स है और बाहर की तरफ स्किन है। अच्छा, अंदर की तरफ से जब मैं बाहर आता हूँ, अंदर ऑर्गन्स की तरफ से, अंदर स्ट्रक्चर्स की तरफ से जब मैं बाहर आता हूँ, तो ये जो पाथवे है, इस पाथवे में जो ऑर्गन्स आते हैं, इन ऑर्गन्स को, इस सिस्टम को, इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं इंटीरियर या वेंट्रल। आगे समझ? जी बता दें, मुझे कोई रिस्पॉन्ड करे, कोई मसला है टर्मिनोलॉजी समझने में। देखिए, फिर से मैं बताता चलूं। जब आप जब आप पीछे की तरफ से आगे की तरफ आते हैं, पीछे साइड से आप लोग आगे की तरफ आते हैं, तो ये जो पूरा रास्ता, ये जो पाथवे है, यहाँ पर जो ऑर्गन्स है, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, यहाँ पर ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी को हम कहते हैं इंटीरियर या वेंट्रल। अच्छा, आपके एग्जाम्पल में दिया गया है नी कैप। तो आप लोग देख लीजिए, जो नी कैप है इसको कहते हैं नी कैप। तो ये नी कैप आप लोग इस साइड से आ जाए, लेग की तरफ से आ जाए, नी कैप की तरफ आते हैं आप, तो नी कैप बाहर की तरफ लोकेटेड है। तो ये जो पाथवे है इसको कहते हैं इंटीरियर या वेंट्रल। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्टीरियर या डोर्सल। बैक एग्जांपल द शोल्डर ब्लेड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये आप देख ले, आपके जो यहाँ पे शोल्डर ब्लेड्स है, ये जो शोल्डर ब्लेड्स है ये आपके लोकेटेड है पोस्टीरियर पार्ट में या डोर्सल पार्ट में। तो पीछे की तरफ जो लोकेलिटी है इसको कहते हैं डोर्सल या पोस्टीरियर।
ये आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। हम जब इस पीछे की तरफ से आते हैं आगे तक की तरफ तो इसे कहते हैं एंटेरियर या वेंट्रल, और जब हम ये आगे की तरफ से जाते हैं पीछे की तरफ तो ये जो लोकेलिटी है, ये जो लोकेशन है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर या डॉर्सल। हाँ जी। Gori tosu ci kala šā taraf na razi, for example, zama da back ti za zama posterior de, kali ci da di taraf na da si di taraf ta razi, mахи taraf ta, no kam ci da locality da, kam ci da pathway da, pa di darmiyan ke ci kam da locations di tawai anterior या ventral, और कम ci da back side di, no back side tawai posterior या dorsal, मतलब कले ci da mахи na šā taraf ta zam, di tawai posterior या dorsal। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डायरेक्शनल में medial and lateral toward the midline of the body. For example, the midline toe is located at the middle side of the body. अच्छा देखिए, ये एक नोटबुक है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेंट्रल लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सेंट्रल लाइन की तरह को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, जब मैं आता हूँ इस साइड से इस सेंट्रल लाइन की तरफ, जब मैं आता हूँ इस साइड से इस सेंट्रल लाइन की तरफ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं मीडियल। इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं मीडियल, जब मैं साइड से आता हूँ सेंटर की तरफ, सेंट्रल लाइन की तरफ, और जब मैं सेंट्रल लाइन से दूर जाता हूँ, ये सेंट्रल लाइन है, इससे जब मैं दूर जाता हूँ, साइड्स पे जाता हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं लेटरल। दोबारा से आप देख ले, ये मेरी बॉडी है, इस यहाँ पर ये है सेंट्रल लाइन, तो जब मैं इन साइड से आता हूँ सेंटर की तरफ, इन साइड से जब मैं आता हूँ सेंटर लाइन की तरफ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं मीडियल, और जब मैं इन सेंट्रल लाइन से दूर जाता हूँ, साइड्स पे जाता हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं लेटरल। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल है टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। देखिए, मैं अपने हाथ को मूव करता हूँ, मैं अपने आर्म को मूव करता हूँ, तो कहाँ पर अटैचमेंट है? यहाँ इस साइड पर अटैचमेंट है। ये इसका मेन अटैचमेंट है, जहाँ मेरा जो आर्म है वो अटैच्ड है शोल्डर के साथ। तो जब मैं इस साइड से आता हूँ, आर्म की तरफ से आता हूँ, मैं शोल्डर की तरफ, मतलब आर्म की तरफ से मैं आता हूँ अटैचमेंट की तरफ, जहाँ पर मेजर अटैचमेंट है, तो इस साइड पे मैं जब आता हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं प्रॉक्सिमल। जब आप अटैच्ड ऑर्गन की तरफ या अटैचमेंट की तरफ आते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं प्रॉक्सिमल। यहाँ पर आप देख ले इस पिक्चर में, ये आपका शोल्डर है, यहाँ पर इस हाथ की तरफ से, फिंगर्स की तरफ से जब मैं शोल्डर की तरफ जाता हूँ, अटैचमेंट की तरफ जाता हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं प्रॉक्सिमल। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्टल। जब आप लोग अटैचमेंट से इंफीरियर या नीचे की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर अटैच्ड है मेरा शोल्डर, मेरा आर्म अटैच्ड है, तो यहाँ से मैं जब फिंगर्स की तरफ आता हूँ, तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं डिस्टल। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। प्लेन्स में से जो फर्स्ट प्लेन है वो है फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। तो आप लोगों ने ये जो अल्टरनेट नेम्स है ये ज़रूर याद रखने हैं, अक्सर वाइवा में पूछे जाता है या अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, पेपर में आते हैं, अल्टरनेट नेम्स आते हैं, तो आप लोगों ने उधर पर सही से लिखना है इसको। अच्छा, कोरोना इज लैटिन वर्ड स्टैंड्स फॉर क्रोन। अच्छा, कोरोना तो वैसे भी कोविड सिचुएशन तो अभी भी जारी है, तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन आज एक और एडिशन करता चलो, तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है क्रोन। क्रोन तो आप सब जानते हैं, ताज को कहते हैं, जिस तरह ये बादशाह और किंग और क्वीन वगैरह जो क्रोन लगाते थे, या आजकल देखे जो MBS से मोहम्मद बिन सलमान, वो क्रोन प्रिंस है, तो कोरोना स्टैंड्स फॉर दैट। अच्छा, फ्रंटल या ताज मतलब
क्या मतलब है इसका, दोनों का क्या कोरिलेशन है, फ्रंटल या क्रोन का? मतलब ताज क्या होता है, सबको दिखता है, सामने होता है, तो जो सामने वाला रीजन है इसलिए इसको कोरोनल प्लेन कहा जाता है, क्योंकि वो सबको दिखता है सामने से। द फ्रंटल प्लेन इज द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी फॉर और एन ऑर्गन इनटू एन इंटीरियर portion and a posterior portion. अच्छा, the frontal plane is often referred to as coronal plane. अच्छा, आप देख ले, ये यहाँ पे देख ले इस स्लाइड में, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा हुआ है। जब आप इस ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से काट लेते हैं, सीधा काट लेते हैं, इसको दरमियान में सीधा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये प्लेन बन जाता है आपका, ये एक आपका फ्रंटल प्लेन बन जाता है। अच्छा, मैं आपको एक लेमन के एग्जांपल में बताता चलो। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ है, तो इस चीज़ को ये आप देख लिए, इसका ये थिकनेस है, ये आपके पास एक चीज़ है। जब इस चीज़ को आप लोग इस मोटाई के, इस थिकनेस के बिल्कुल सीधा काट लेते हैं, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है फ्रंटल प्लेन। एक बार फिर से बताते चलो। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक चीज है, ये इसकी मोटाई है, ये इसका थिकनेस है। जब आप इसको एन इस साइज में काट लेते हैं, इस रीजन में काट लेते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसको, तो ये जो है आपके पास बन जाता है फ्रंटल प्लेन। मतलब आपके पास दो हिस्से आ जाते हैं ना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो ये आपके पास आ जाते हैं फ्रंटल, ये एक आ जाते हैं, ये जो सामने वाला है इसको फ्रंटल या इंटीरियर पोर्शन कहते हैं, और ये जो पीछे वाला है इसको पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सैगिटल और लेटरल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, divides the body or any of its part into right and left. अच्छा, ये जो सैगिटल है या लेटरल प्लेन है, इस तरह है, ये फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी है, ठीक है, तो इसमें से आप अगर सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस सीधा लाइन क्या हो जाएगा, फिर बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जब बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो इस प्लेन को कहते हैं सैगिटल या लेटरल प्लेन। अच्छा, आप इस डिवाइस को देख लें, इस डिवाइस को अगर मैं काट लेता हूँ बिल्कुल एन इस दरमियान में, तो एक ये वाला साइड रह जाएगा और एक ये वाला साइड रह जाएगा, दो पार्ट्स में ये डिवाइस डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सैगिटल या लेटरल प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, ये वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वाला जो प्लेन था, जब बॉडी को हमने दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको कहा जाता है divides the divides the body or any of its parts, like vertical, divides the body or any of its parts into upper and lower parts. अच्छा, देखिए आप इस डिवाइस को, जब इस डिवाइस को मैं काट लेता हूँ एन दरमियान में इस तरह हॉरिजॉन्टली, जब इस डिवाइस को मैं कट लगाता हूं, तो इसको कहते हैं एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन। जिस तरह आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला जो है बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सियल प्लेन। अच्छा, बॉडी की कैविटीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। द कैविटीज और स्पेसेस ऑफ द बॉडी कंटेन द इंटरनल ऑर्गन्स और विसरा। The two main cavities are called the ventral and dorsal. हमने अभी टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा कि विंट्रल कौन सा पार्ट होता है और डॉर्सल कौन सा पार्ट है। तो विंट्रल कौन सा पार्ट है, जब आप लोग पीछे की तरफ से आते हैं आगे की तरफ, तो उसको कहते हैं वेंट्रल, और जब आप पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ मूव करते हैं लोकेलिटी को, तो उसको कहते हैं डॉर्सल पार्ट। अच्छा, तो द वेंट्रल जो है, जब आप लोग पीछे की तरफ से आते हैं आगे की तरफ, तो ये वेंट्रल पार्ट जो है ये लार्जर कैविटी है। लार्जर कैविटी मतलब ज्यादा जगह ये ऑक्युपाई करती है, इसमें से ज्यादा ऑर्गन्स लोकेटेड है, एंड इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, thoracic एंड abdomen of pelvic cavities by the diaphragm. अच्छा, ये जो वेंट्रल कैविटी है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपका स्लाइड विजिबल होगा, ये आप देख लें, यहाँ पर ये जो सब डिवीजन है, ये शोल्डर से लेके यहाँ पर पिल्विक रीजन तक, तो ये है वेंट्रल बॉडी,
वेंट्रल बॉडी ज्यादातर ऑर्गन्स इसमें लोकेटेड है। और ये जो पीछे की तरफ है ये आप देख लें, यहाँ पर क्रेनियल कैविटी से लेके वर्टिब्रल कॉलम तक, वर्टिब्रल कैविटी तक, तो ये आपके आ जाता है डॉर्सल में, डॉर्सल कैविटी में। अच्छा, ये जो थोरेसिक कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी है, अभी थोरेसिक को आप देख लें, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये आप देख लीजिए, जो चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाला जो रीजन है डायफ्राम तक, तो ये इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। अच्छा, ये इस थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है? इसमें आ जाते हैं आपका लंग्स, जो कि रिब्स के दरमियान होता है। इसमें आ जाता है आपका हार्ट, जो कि जिसको रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ट्रेकिया, एसोफेगस, लंग्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एटसेट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं ये आ जाती है आपके थोरेसिक कैविटी में। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी में आपके आ जाते हैं ये वाला जो रीजन है, पिंक कलर का आप देखते हैं, ग्रीन कलर का आप देखते हैं, इसको कहते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में जिस तरह नाम से जाहिर है, एक पार्ट है एब्डोमेन का और दूसरा पार्ट है पेल्विक का, तो ये दोनों आ गए एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में। अच्छा, डायफ्राम क्या चीज़ है? तो डायफ्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलो। द डायफ्राम इज अ थिन स्केलेटल मसल दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट एंड सेपरेट्स द एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। अच्छा, जो आपका चेस्ट है और जो आपका एब्डोमेन है, इसको कौन सी चीज सेपरेट करती है? वो है डायफ्राम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के, ये जो लंग्स बने हुए हैं, ये आपका चेस्ट है, ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे जो है आपका एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन को चेस्ट से सेपरेट किया है किस चीज ने? डायफ्राम ने। अच्छा, it contracts and flattens when you inhale. This creates a vacuum effect that pulls air into the lungs. अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है? तो ये मसल से बना हुआ होता है, और ये आप जब आप सांस लेते हैं तो सांस के लेने में ऑक्सीजन के एक्सहेल और इनहेल में इसका मेजर रोल है, जो कि लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एक वैक्यूम के तौर पे ये काम करता है डायफ्राम। When you exhale, the diaphragm relaxes and the air is pushed out of the lung. अच्छा, जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और एयर को बाहर की तरफ एक्सहेल करता है। तो ये डायफ्राम के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में था। अच्छा, नेक्स्ट है प्लूरा। अच्छा, देखिए ये आपके जो लंग्स है, लंग स्ट्रक्चर है, तो लंग स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द एक डबल थिन मेम्ब्रेन होता है, एक डबल थिन मेम्ब्रेन होता है, जिसको कहते हैं, बोथ साइड्स पे ये अवेलेबल होता है, जिसको कहते हैं प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लूरा जो है ये एक वाइटल पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, एंड द रोल इट इज टू कुशन द लंग्स एंड रिड्यूस एनी फ्रिक्शन व्हिच मे डेवलप बिटवीन द लंग्स एंड रिब कैच एंड चेस्ट कैविटी। द प्लूरा कंसिस्ट ऑफ अ टू लेयर मेम्ब्रेन दैट कवर्स ईच लंग। अच्छा, ये जो है टू लेयर से बना हुआ है, और ये जब आप सांस लेते हैं, तो जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स, आपके चेस्ट, आपके रिब्स के दरमियान एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एक खुरदनिस क्रिएट होता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो जो अवेलेबल है उसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड है, और इसके अंदर फ्लूइड भी होता है। जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, और उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अक्सर आप लोगों ने कुछ चंद एक डिजीज़ को देखा होगा, नाम सुना होगा आपने, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? जब ये वाला जो प्लूरा है, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है, इसमें जब एकमलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अच्छा, इसके अलावा इसमें कभी कभी ये जो एयर गैस वगैरह वो भी कमलेट हो जाता है, इसमें ब्लड भी आ जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ अंडरलाइन कंडीशंस को कॉज करता है। अच्छा, द डॉर्सल, ये हमने वेंट्रल के बारे में पढ़ा, तो वेंट्रल में कौन से एरियाज आ गए? एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और थोरेसिक कैविटी। अच्छा, जो डॉर्सल कैविटी है, जो सेकंड मेजर डिवीजन है हमारी बॉडी का, वो स्मॉलर कैविटी है और सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द अपर पोर्शन और द क्रेनियल कैविटी। अच्छा, ये जो अपर पोर्शन है, एक ये है डॉर्सल कैविटी, एंड द लोअर पोर्शन जिसमें वर्टेब्रल कैनाल आता है। अच्छा, डॉर्सल दोबारा से देख लें, डॉर्सल कैविटी में एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो पार्ट्स है ये आपके आते हैं डॉर्सल कैविटी की सब डिवीजन में, एनाटॉमिक सब डिवीजन में।
अच्छा, यही था हमारे आज के लेक्चर के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है वोकेशंस भी है, मंडे से ऑफ होगा, मंडे टू संडे तक ईद हॉलीडेज है, तो उसमें से जाहिर सी बात है क्लासेस नहीं होंगे फिर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, जो आप लोगों की कल कुछ कंसर्न्स थे लेक्चर के बारे में। मतलब कुछ ऐसी क्रीज थी कि स्लाइड जो है आपको शो नहीं होते, या लेट शो होते, या वॉइस और स्लाइड का जो मैच है वो नहीं बनता। तो मेरे पास प्लान ये है कि अगर मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूँ, चले आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, मैं फिर इस की तरफ आता हूँ, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चले। थैंक यू सो मच फॉर सच अ बीइंग अटेंटिव ऑडियंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। फी अमान अल्लाह।